जी बेटा, तो मैंने इससे पहले आपको जो बातें बताई, क्या वो आपको सारी समझ में आ गई? कोई मसला मसाइल तो नहीं? नहीं सर। अच्छा बेटे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम्स हों। आइसोलेटेड एटम से क्या मुराद है? एक ऐसा एटम जो अकेला पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है। तो उस एटम के अराउंड ये आपका ऑर्बिट या शेल होगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहां पर हम इस ऑर्बिट या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में पाए जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, और एक एनर्जी लेवल ये है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में पाए जाएंगे, इस मकाम पर। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे पाए जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे पाए जाएंगे। लेकिन जो दरमियान वाला इलाका है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये वाले इलाके में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है। तो इस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस इलाके में इलेक्ट्रॉन का दाखला ममनू है, नॉट परमिजिबल। ये नॉन परमिजिबल इलाके हैं, क्योंकि यहां पर कोई एनर्जी बैंड ही मौजूद नहीं है। लेकिन बेटा, लेट से कि हम आइसोलेटेड एटम की बजाय दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। पहले तो बेचारा एक अकेला एटम पड़ा हुआ था, लेकिन अगर आपके पास दो एटम्स हो तो क्या होगा? तो दो एटम्स का केस इमेजिन करते हैं, जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस ये है और दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये। इन दोनों एटम्स के अपने अपने शेल्स होंगे, या जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं वो होंगे। तो अगर आप इन दोनों एटम्स को देखो, तो क्या होगा भला? होगा ये कि इन दोनों एटम्स में आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स या एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इनके दरमियान आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आने से होना क्या है बेटा, जरा गौर करो। पहले जो आपको एनर्जी लेवल एक एक सिंगल सिंगल नजर आ रहा था, अब दो दो एनर्जी लेवल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट कर देती है। यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता क्या है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब दो एटम्स हैं, तो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है जी। और बेटा, स्प्लिट होकर ये बनाते हैं एनर्जी स्टेट्स। तो पहले ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, और स्प्लिट होने के बाद ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एनर्जी स्टेट्स। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये वाली बात सारी समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल है, ये जो मैंने ऊपर बनाए हुए हैं, ये एनर्जी लेवल, ये वाला और ये वाला, पहले तो सिंगल सिंगल है ना, क्योंकि एक एटम था। लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं। और बेटा, जब ये स्प्लिट हो जाते हैं, तो फिर अब इनको कहते हैं एनर्जी स्टेट्स। अब ये लेवल नहीं रहते, बल्कि एनर्जी स्टेट्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप इनको दो एटम्स को करीब लाएंगे, तो पहले तो एक एनर्जी लेवल ऐसे मौजूद था, लेकिन अब वो स्प्लिट हो जाएगा दो में, ऐसे। ये एनर्जी स्टेट बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाला एनर्जी लेवल पहले एक था, अब वो दो में स्प्लिट हो जाएगा। और टॉप वाला भी एनर्जी लेवल दो में स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे करके। तो अब ये क्या बन गई हैं? ये बन गई हैं एनर्जी स्टेट्स। तो बेटा, दिस इज नाउन एज एनर्जी स्टेट्स। क्यों जी? क्योंकि अब दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो कुछ के इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, कुछ के इलेक्ट्रॉन यहां होंगे। इसी तरह कुछ के इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होंगे, और कुछ के इलेक्ट्रॉन यहां होंगे। इसी तरह कुछ के इलेक्ट्रॉन्स इस मकाम पर होंगे, और कुछ के इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर आप जब दो एटम्स को करीब लाते हैं, तो दो एटम्स को करीब लाने की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिट होने के बाद क्या बनाते हैं? स्प्लिट होने के बाद वो बनाते हैं एनर्जी स्टेट्स। बेटा, अब ये तो दो एटम्स की बात थी ना। अगर आप एन नंबर ऑफ एटम्स ले आओ, यानी जिस तरह सॉलिड में होता है,
सॉलिड में हजारों करोड़ों एटम्स जुड़े होते हैं ना, आपको पता है सॉलिड में बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब पड़े होते हैं। तो अगर आप एन नंबर ऑफ एटम्स ले आओ, एन नंबर ऑफ एटम्स लाने से क्या मुराद है? एन नंबर ऑफ एटम्स लाने से बड़ी आसान सी बात मुराद है कि आपने यहां पर बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के करीब करीब रख दिया है, कुछ ऐसे कर। अब बेटा जब आप बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के करीब करीब रखोगे तो क्या होगा? जब आप बहुत सारे एटम को एक दूसरे के करीब करीब रखोगे तो इन सब की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने वाली है? वो ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपने इन सब एटम्स को एक दूसरे के करीब करीब रखा हुआ है तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, जब दो एटम्स थे तो एनर्जी लेवल कितने हिस्सों में टूटे थे? दो हिस्सों में टूटे थे। अब एन नंबर ऑफ एटम्स हैं तो एनर्जी लेवल एन नंबर्स में टूटेंगे ना। जब दो थे तो दो में टूटे थे, जब एक था तो एक में टूटे थे। तो जब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो फिर आपके ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी कितने हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे एन नंबर। तो अगर आपके पास पहला एनर्जी लेवल ये था तो इसके साथ ये एनर्जी लेवल आएगा, इसके साथ ये एनर्जी लेवल आएगा और इसके साथ ये एनर्जी लेवल आएगा। बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे होंगे, ये तो मैंने कम बनाया ना। इसी तरह ऊपर वाले एनर्जी लेवल भी बहुत सारे होंगे, लें जी। और इसी तरह टॉप वाले भी बहुत सारे होंगे। अच्छा अब होता पता क्या है कि इधर इतने सारे लेवल्स बन जाते हैं, इतने सारे लेवल बन जाते हैं। अच्छा कितने बन जाते हैं? तो बिकॉज एन नंबर ऑफ एटम्स हैं तो याद रखिएगा यहां पर एन नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाती हैं, एनर्जी की एन नंबर ऑफ स्टेट्स डेवलप हो जाती हैं। अब बेटा याद रखिएगा ये जो एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ये होती तो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग होती हैं। हम डिस्क्रीट को ना बेटा सेपरेट भी कह सकते हैं। देखो आपको ये सारी एनर्जी स्टेट्स कैसी नजर आ रही हैं? सेपरेट सेपरेट नजर आ रही है ना। तो ये डिस्क्रीट है तो ये डिस्क्रीट। लेकिन होता ये है कि चूंकि ये बहुत क्लोज होती हैं ईच अदर, सो क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इतना करीब करीब होती हैं कि दूर से देखने पर अलग अलग लाइन नजर ही नहीं आती। ऐसा लगता है सीम टू बी कंटिन्यूअस, क्योंकि ये एक दूसरे से इतना करीब होती हैं और इतनी ज्यादा होती हैं कि ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूअस है। मतलब ये लाइनों की बजाय एक बैंड डेवलप हो जाता है यहां पर। लाइनों की बजाय क्या डेवलप हो जाता है? बैंड। इसी को क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड थ्योरी। जब सॉलिड में हजारों करोड़ों एटम्स आपस में मिलते हैं तो हजारों करोड़ों एटम्स आपस में मिलने के बाद एनर्जी लेवल्स को इस तरह से तकसीम कर देते हैं कि वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं कि दूर से देखने पर वो छोटे छोटे टुकड़े नहीं बल्कि इस तरह के सेपरेट बैंड्स लगते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे इस तरह के सेपरेट बैंड्स, आपको इनमें फर्क भी पता नहीं चलता, मतलब वो इस तरह के सेपरेट बैंड्स बन जाते हैं ये। तो ये आपके पास क्या बन गए हैं? ये बैंड्स बन गए हैं बेटा। दीज आर नाउन एज बैंड। बेटा मुझे बताओ, यहां तक मैंने आपको जितनी बातें बताई क्या वो आपके पल्ले पड़ी? क्या समझ आई? जी सर। अच्छा अब मैं सारी बात को एक दफा रिपीट करने लगा हूं 2 मिनट के अंदर, तो आपने सारी गुफ्तगू को अब समझना है। बेटा जब कभी भी आपके पास एक आइसोलेटेड एटम पड़ा होगा, एक ऐसा एटम पड़ा होगा जो आइसोलेटेड है, बिल्कुल अकेला है इस एटम की तरह, तो इस एटम के जो शेल है यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स होंगे, यानी अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे। जैसे एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये और एक एनर्जी लेवल ये। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही पाए जाएंगे। जहां पर ये एनर्जी लेवल नहीं है, जैसे यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये कौन से इलाके हैं? नॉन परमिजिबल इलाके। लेकिन बेटा जब आप दो एटम्स को करीब लाते हैं तो दो एटम्स को करीब लाने से इन दोनों एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये अपने अपने इन शेल्स को पुल करते हैं, और जब ये अपने अपने इन शेल्स को पुल करते हैं तो इनके एनर्जी लेवल्स यानी कि शेल स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद एनर्जी स्टेट्स बनती है। जैसे जब मैं इन दोनों एटम्स को करीब लाया तो पहले यहां पर एक ही डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल था,
लेकिन अब देखो कि वो एनर्जी लेवल दो हिस्सों में टूट गया है, यानी अब ये क्या बन गया है, एनर्जी लेवल नहीं रहा अब ये। अब ये जो दो हिस्सों में बट गया, ये अब एनर्जी लेवल नहीं है, बल्कि अब ये क्या बन चुका है, ये एनर्जी स्टेट बन चुका है। तो एनर्जी स्टेट्स बन जाती हैं, सेपरेट सेपरेट हो जाती हैं। तो जब मैं दो एटम्स को करीब लाया तो ये दो दो बन गई, तीन को लाऊंगा तो तीन तीन बन जाएंगी। और जब मैं एन नंबर ऑफ एटम्स, जो कि बेसिकली सॉलिड में पाए जाते हैं, सॉलिड में बहुत सारे एटम्स मिलके इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं ना, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो जब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एन नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि एन नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर दो एटम हो तो दो स्टेट्स बनती है ना, तो अगर एन नंबर ऑफ एटम्स हो तो कितनी स्टेट्स बनेंगी, एन नंबर ऑफ स्टेट्स। अब बेटा ये जो एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये डिस्क्रीट होती हैं, सेपरेट होती हैं। अब देखो, ये आपको जो स्टेट्स नजर आ रही हैं, ये चार हैं, मतलब सेपरेट हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, लेकिन ये फिर भी इतने करीब होती हैं एक दूसरे के। अच्छा, अब सवाल है करीब क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत सारी होती हैं, एन नंबर है ना, मतलब बहुत सारी हैं, इन्फिनिट है। तो बहुत सारी होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे के करीब होती हैं। और जब आप दूर से देखते हो तो आपको ये अलग अलग की बजाय एक ही नजर आती है, मतलब आपको ये कंटिन्यूअस नजर आती है। और चूंकि ये कंटिन्यूअस नजर आती है, ये बैंड की सूरत इख्तियार कर लेती है, और इसको कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो बेटा यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। 1, 2, 3, ओके। अच्छा बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यस सर। अच्छा जी, अब हम बैंड्स की बात करते हैं। तो बेटा नॉर्मली अगर आप गौर करते हैं तो किसी भी एटम में एक होते हैं इनर शेल्स, कुछ होते हैं इनर शेल्स अंदर वाले शेल्स, और कुछ होते हैं आउटर शेल्स, जो कि बेसिकली आपका वैलेंस शेल होता है। अब यहां पर आपने जरा तवज्जो से बातों को समझना है। बेटा आपके पास ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से बैंड्स की सूरत में पड़े हुए होते हैं। तो बेटा ये तो है इनर बैंड, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता, इसको हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, आपने पढ़ा होगा कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, या इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज में हिस्सा नहीं लेते। तो यहां पर होते हैं इनर बैंड। इनर बैंड के बाद आपके पास आता है वैलेंस बैंड। वैलेंस शेल का नाम सुना है ना आपने, केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो उसके अंदर वैलेंस बैंड आता है। यानी इनर शेल के बाद आता है आउटर शेल, जो कि वैलेंस बैंड है। और बेटा वैलेंस बैंड के बाद इस थ्योरी में आता है एक और बैंड, और उस बैंड का नाम होता है कंडक्शन बैंड। तो दिस बैंड इज नाउन एज कंडक्शन बैंड। तो कुल मिला के हम यहाँ पर तीन तरह के बैंड्स पढ़ते हैं, इनर बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। लेकिन इनर बैंड को हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो इनके दरमियान में गैप नजर आ रहा है, आपको मैंने बताया था ना, इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। बेटा चूंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता इस गैप में, तो इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्यों? फॉरबिडन का मतलब है मना हुआ हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का घुसना मना है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद नहीं होते, तो इसलिए आप इनको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम एक एक करके पहले इन बैंड्स को पढ़ते हैं। इनर बैंड को आपको पता है हम इग्नोर करेंगे, इनर बैंड को हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इन बैंड्स को पढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो इन बैंड्स के थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। यानी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को हम इन बैंड्स का इस्तेमाल करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला बैंड जो हमारे पास मौजूद है वो है वैलेंस बैंड। आपको पता है ये किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है, इसको आप कहते हैं वैलेंस बैंड। अच्छा, अब वैलेंस बैंड की बातें याद रखिएगा। कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप और वैलेंस बैंड में कंपेयर किया जाए तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड कौन सा होता है? वैलेंस बैंड होता है। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी लम्हे किसी जगह पर पाए जा सकते हैं, तो वो किस में पाए जा सकते हैं? वैलेंस बैंड में पाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कहते हैं वैलेंस बैंड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड कौन है? वैलेंस बैंड। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एक लम्हे में, एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एक लम्हे में किस बैंड में होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे।
और वैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नाम आपने रखा होता है वैलेंस बैंड। अच्छा, अब वैलेंस बैंड की खास बात आपने जरूर याद रखनी है कि बेटा ये जो वैलेंस बैंड है ना, ये या तो कंप्लीटली फिल होगा, मतलब सारे एटम इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाएंगे, या फिर ये पार्शली फिल होगा, या फिर कुछ पाए जाएंगे, खाली कभी भी नहीं होगा। या तो कंप्लीटली फिल होगा या फिर पार्शली फिल होगा। कैन नेवर बी एम्प्टी, कभी भी खाली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो ना, कंडक्शन बैंड फॉरबिडन में और वैलेंस में कंपेयर किया जाए, क्योंकि इनर को तो हमने इग्नोर कर देना ना। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो तो इनमें सबसे नीचे वाला कौन है? इनमें सबसे नीचे वाला वैलेंस बैंड है। तो चूंकि सबसे नीचे वाला वैलेंस बैंड है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती। अच्छा, इसके बाद वैलेंस बैंड तो हो गया क्लियर। दूसरा बैंड जो हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार पाया जाता है, वो है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या है जी? बेटा कंडक्शन बैंड में याद रखना, इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले बैंड हो, उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, इट पोजेसेस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से बिजली गुजरती है। मतलब किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी या नहीं, वो कौन से बैंड पे डिपेंड करता है? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी बिजली पास करेगी, और जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही कम बिजली पास करेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, तो बेटा कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर मैंने वैलेंस बैंड लिख दिया है, हालांकि लिखना था इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात आपने बेटा याद रखनी है। अच्छा, आल्सो ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कैन बी पार्शली फिल्ड, या तो ये आधा फिल होगा, या फिर ये एम्प्टी होगा, खाली होगा। जैसे इंसुलेटर में ये खाली होता है, क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में बिजली नहीं ना पास करती, तो बिजली पास करने के लिए कौन से बैंड में होने चाहिए? कंडक्शन बैंड में। तो उसमें से बिजली पास नहीं करती, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये या तो पार्शियली फिल होगा या फिर एम्प्टी होगा। लेकिन याद रखिएगा, कैन नेवर बी फुल, ये कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं हो सकता। जिस तरह वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं ना हो सकता कंप्लीटली, इसी तरह ये कभी भी कंप्लीटली फुल नहीं हो सकता, कभी भी कंप्लीटली फुल नहीं हो सकता। बेटा मुझे बताओ कि क्या आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की सारी बातें समझ आ गई? बेटा आपको समझ आई या नहीं आई? ये इससे मुझे समझ आ गई है। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ऑक्युपाई हो सकते, तो इलेक्ट्रॉन कैन नेवर स्टे। फॉरबिडन एनर्जी गैप वो गैप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स स्टे नहीं कर सकते, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। ठीक है जी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं रहते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्टे नहीं करते। और ये कहां पर होता है? ये होता है इन बिटवीन टू परमिजिबल गैप्स। दो ऐसे गैप्स के दरमियान होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। परमिसिबल का मतलब है रहने की इजाजत है। तो दो ऐसे गैप्स में ये होता है जहां पर रहने की इजाजत है, जैसे कि वैलेंस बैंड में रहने की इजाजत है और कंडक्शन बैंड में रहने की इजाजत है। तो ये उनके दरमियान में पाया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद याद रखिएगा, इट इज अ नॉन परमिजिबल गैप। ये गैप नॉन परमिजिबल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो इसका नाम नॉन परमिजिबल गैप भी होता है।
चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये तीनों बैंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं यहां पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3। ओके बेटा। अच्छा जी, अब हमने, हमारा जो मेन मकसद था वो था इस थ्योरी के जरिए हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना था कि कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं और इंसुलेटर्स कैसे बिहेव करते हैं और सेमीकंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। बेटा सबसे पहली बात, हम कंडक्टर्स की बात करते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार जो कंडक्टर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जरा देखिएगा कंडक्टर्स क्या हैं, जिनमें से बिजली गुजर सकती है। अच्छा, अब बिजली किन में से गुजर सकती है? जिनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पाए जाएं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पाए जाएं। अब मामला क्या होता है कि ये जो आपके कंडक्टर्स होते हैं ना, ये डिजाइन ही कुछ इस तरीके से हुए हुए होते हैं कि इनके अंदर फॉरबिडन बैंड ही नहीं होता, फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं होता। तो अब ये आपके पास एनर्जी स्टेट की डायग्राम है। तो अब होता पता है क्या है कि ये इसका वैलेंस बैंड होता है। ये होता है इसका वैलेंस बैंड जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द वैलेंस बैंड। अच्छा, अब दूसरी बात, साथ ही इसका कंडक्शन बैंड जुड़ा होता है, देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है दिस इज बेसिकली द कंडक्शन बैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से ट्रेवल करके कौन से बैंड में जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने लग जाता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दे बेसिकली लार्जली ओवरलैप ईच अदर। वो एक दूसरे को लार्जली ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी कोई फिजिकल फर्क नहीं होता। अब चूंकि बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई गैप नहीं है, जिस जिस गैप को हमने क्या बोला था बेसिकली, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो चूंकि कोई गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल इजीली करेगी फिर? यस, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रेवल करेगी, और इजीली ट्रेवल करेगी इसलिए तो ये कंडक्टर्स हैं। और तो और क्योंकि यहां पर कोई फिजिकल फर्क नहीं है तो हम कहेंगे देयर इज नो फॉरबिडन बैंड गैप। यहां पर कोई भी फॉरबिडन बैंड गैप है ही नहीं। अब चूंकि यहां पर कोई भी फॉरबिडन बैंड गैप नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो इसमें से इजीली करंट फ्लो कर सकता है। ये बेटा कंडक्टर्स की एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉन, सॉरी ईबीटी एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में क्या प्रॉब्लम? इंसुलेटर्स एनर्जी बैंड थ्योरी के अनुसार कैसे बिहेव करते हैं? अब बेटा इंसुलेटर्स में याद रखिएगा, जिस तरह कंडक्टर्स में फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, ऐसा इंसुलेटर्स में नहीं होता। इंसुलेटर्स में बैंड गैप होता है। तो ये आपके पास आएगा वैलेंस बैंड, इसके बाद आपके पास आएगा कंडक्शन बैंड। तो दरमियान में बड़ा सा गैप है, तो इलेक्ट्रॉन्स को टापने में या छलांग लगाने में मुश्किल फील होगी। तो दिस इज अ कंडक्शन बैंड। ये आ गया है कंडक्शन बैंड। और दूसरी जानिब बिल्कुल नीचे ये है वैलेंस बैंड। अब जरा गौर करना है आपने बात। बेटा ये जो दरमियान में आपको गैप नजर आ रहा है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये वाला गैप, दिस गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और बेटा ये फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठ के, इस मकाम से उठ के कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी, वरना वो कहां पर ही रहेगा, वो वैलेंस बैंड में ही रहेगा। तो बेटा ये जो दरमियान में आपको पर्पल वाला इलाका नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली द फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप है। तो जिस तरह कंडक्टर्स में बिल्कुल कोई गैप नहीं होता, इंसुलेटर्स में बहुत बड़ा गैप होता है।
समझ आई बात? तो यहां पर याद रखिएगा कि इंसुलेटर्स में बहुत बड़ा गैप होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज अ लार्ज फॉरबिडन गैप। यहां पर एक बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप होता है। अच्छा जी, एक लार्ज फॉरबिडन गैप है, एक बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप है। और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती है, अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना हो। अच्छा, अब वैलेंस बैंड क्या होगा? तो बेटा कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड होगा। मतलब एक ऐसा बैंड होगा, वैलेंस बैंड होगा जो कंप्लीटली फिल होगा, फुल वैलेंस बैंड। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। अगर चला जाएगा तो वो तो कंडक्टर बन जाएगा ना। तो इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता कंडक्शन बैंड में। तो फुल वैलेंस बैंड है, और कन्वर्सली एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एन एम्प्टी एम्प्टी कंडक्शन बैंड। और फिर वही बात जो मैंने टॉप पर लिखी है कि यहां पर एक बड़ा सा बैंड गैप होता है फॉरबिडन। तो लार्ज फॉरबिडन बैंड गैप, और उनकी वैल्यूज भी आपने याद रखनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फर्क। आपने नॉर्मली क्या पढ़ा? जिनमें से करंट गुजर जाता है वो कंडक्टर, जिनमें से नहीं गुजरता वो इंसुलेटर। लेकिन वो कॉन्सेप्ट कौन सी थ्योरी पर था? पुरानी थ्योरी पर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। लेकिन ये एनर्जी बैंड थ्योरी है, तो एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर वो हैं जिनका कंडक्शन बैंड फिल होता है या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में। और इंसुलेटर वो हैं जिनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, खाली कंडक्शन बैंड होता है। बेटा मुझे बताओ क्या ये समझ आ गया? और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें। यस सर, समझ आ गया। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। 1 2 3। ओके। अच्छा भाई, अब लास्ट बात है जो कि सेमीकंडक्टर्स के साथ ताल्लुक रखती है। तो अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। ओके। अच्छा जी, अब सेमीकंडक्टर्स का ताल्लुक किस चीज के साथ है? मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी गुजरती है, कभी कभी नहीं गुजरती। यानी इनकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है। जरा डिटेल में फर्क देखते हैं। बेटा ये आपके पास है वैलेंस बैंड, दिस इज अ वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ऊपर होता है फॉरबिडन बैंड गैप, एंड देन आपके पास कंडक्शन बैंड होता है। तो बेटा इस मकाम के ऊपर आपके पास है फॉर कंडक्शन बैंड। अब आप देखो दरमियान में गैप है, लेकिन इंसुलेटर्स की निस्बत ये गैप काफी कम है। इसका मतलब ये है कि इनका जो फॉरबिडन गैप है ना वो बड़ा कम होता है। इंसुलेटर की निस्बत अगर आप कंपेयर करें ना तो इनका जो बैंड गैप है वो कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये बैंड गैप है जी, दिस इज कॉल्ड एज द फॉरबिडन बैंड गैप। तो ये है जी इनका फॉरबिडन बैंड गैप। लेकिन आप गौर करो कि ये गैप बहुत छोटा है। बेटा याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए ये अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। फॉर सेमीकंडक्टर दिस बैंड गैप इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहां पर ये इंसुलेटर के लिए कितना था? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां ये कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड में मौजूद है तो इसको कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब बेटा याद रखना, अगर आप एट 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा पहले हम इसके गैप की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपके पास आप पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, यानी इसका जो वैलेंस बैंड होता है वो भी फिल होता है थोड़ा बहुत, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो आपके पास पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड होगा, एक ऐसा वैलेंस बैंड होगा जो पार्शली फिल्ड है। अच्छा दूसरी बात ये कि आपके पास एक पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड है, देन बेटा आपके पास एक पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होगा, जहां पर कंडक्टर्स में कंप्लीटली फिल होता है, सेमीकंडक्टर में पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब कंप्लीटली नहीं फिल होता। तो पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होगा आपके पास। और बेटा एट लास्ट अ स्मॉल बैंड फॉरबिडन गैप, स्मॉल फॉरबिडन गैप यानी बहुत ही छोटा एक फॉरबिडन गैप होगा।
और आपने ये भी याद रखना है कि वो कितना होगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बेटे, अब यहां पर ना आपने कुछ बातें बहुत तवज्जो से याद रखनी। अच्छा, अगर मैं सबसे पहली बात करूं एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, अब 0 केल्विन कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन से क्या मुराद है? इक्वल होते हैं ये। इससे मुराद है एब्सोल्यूट जीरो। ये वो सबसे कम टेम्परेचर है जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। यानी यूनिवर्स में सबसे कम टेम्परेचर अगर कोई हो सकता है तो वो ये हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। तो बेटा अगर आप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। इतने कम टेम्परेचर पे या इतने ठंडे टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता सेमीकंडक्टर का। तो इसका मतलब ये है कि एट दिस टेम्परेचर, अगर आप इस टेम्परेचर की बात करो, तो आपका जो सेमीकंडक्टर है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। यानी वो बिल्कुल एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि इंसुलेटर में ही कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता। इंसुलेटर में बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता। तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता कंडक्शन बैंड में। तो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। अच्छा, अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएं, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। तो अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर आए, तो बेटा रूम टेम्परेचर में याद रखना कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, सम इलेक्ट्रॉन जंप टू कंडक्शन बैंड। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। अब चूंकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंडक्टिविटी है, यानी कि बिजली गुजरने की सलाहियत, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इससे आपने क्या चीज समझी, इससे आपने ये चीज समझी कि जो कंडक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हो उसके अंदर कंडक्टिविटी भी कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कम जाते हैं और बिजली की जो गुजरने की सलाहियत है वो भी कम हो जाती है। और बेटा ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको ज्यादा गर्म करो एट हाई टेम्परेचर, तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर याद रखिएगा कि ये जो आपका सेमीकंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो फिर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब वो जो आपका स्टार्ट में क्वेश्चन था ना कि इलेक्ट्रॉन्स का मामला समझ नहीं आया कि हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों हो जाते हैं, अब वो आपको समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे बहुत कम होते हैं, रूम टेम्परेचर पे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये जितना भी मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी आपकी किताब के बिल्कुल सेम ऑर्डर में है। जिस तरह किताब ने आर्टिकल को लेके चली है किताब, उसी तरीके से मैंने भी आर्टिकल को एक्सप्लेन किया आपको। तो आप इसको किताब से पढ़िएगा, और अगर आपको समझ आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो फिर कल हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक खोलेंगे और वहां से उसको रीड करके आपको सारी बातें क्लियर करवा देंगे। बेटा समझ आ गई यहां तक? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 1 2 3, ओके। चलें, कोई सवाल कोई गिला शिकवा हो तो आप बताएं। नो सर। चलें बेटा, इसको रीड कर लीजिएगा, कोई मसला होगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।